अब आप एक बात मेरी पूरी नहीं सुन रहे हो। हिंदू रहते हैं नेपाल के अंदर, कोई मुसलमान नहीं रहता वहाँ पे। राजनीतिक संतोष क्यों भड़का वहाँ पे? कौन से मुसलमान ने दंगा करा वहाँ पे तो सारे हिंदू रहते हैं, सारे हिंदू नेपाल में रहते हैं। नाथ का जो मंदिर है उसको तोड़ने के लिए कुछ उपद्रवी गए हैं जिनका। मैडम वो हिंदू ही होंगे ना, हमला करने वाले भी, तो सीखने की आवश्यकता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू होंगे? सिर्फ आप ये भी तो नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदू होंगे, जब आपको नहीं पता तो किसी आप कैसे? आप जनसंख्या के आधार पे बात कीजिए ना उस तरह। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, नेपाल में जिस तरीके से सत्ता को हिला के रख दिया गया, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के बाद, प्रधानमंत्री ओली थे, उनको इस्तीफा देने के बाद भागना पड़ गया, तो आप देख सकते हैं कि जो जेनजी जनरेशन है उसमें कितनी पावर होती है। और साथ ही एक सवाल ये उठता है, जेनजी जनरेशन जहां सोशल मीडिया बैन को लेकर इतना ज़्यादा आक्रोश में आ गया कि बहुत सारी जो सरकारी संपत्ति है, कहा जाए पशुपति जो मंदिर है, उसको तक की नुकसान पहुंचने की नौबत खड़ी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठता है कि आखिर एक जो जनरेशन होती है, जो जेनजी जनरेशन होती है, उसी के हाथ में पूरे देश का जो भविष्य है वो होता है। लेकिन सवाल एक ये खड़ा होता है कि अभी ये बताया जा रहा है भारत में भी घुसपैठ हो सकती है, और भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है? नेपाल में ये जो स्थिति हुई है इसके बाद में भारत के लिए क्या चीज़ें हैं बदल सकती हैं, ये सवाल उठता है। और हम आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसा नेपाल में हो गया उसी तरीके से भारत में भी होने वाला है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे कर पाना और जिनकी मानसिकता में चल रहा है कि आप ऐसा कर देंगे तो वो सिचुएशन हमारे भारत में नहीं घटने वाली है। फिलहाल आम जनता के साथ में बात करते हैं। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? संदीप। क्या कहना चाहेंगे नेपाल में जो हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ गया, वहाँ की जेनजी जनरेशन ने घुटनों पे ला दिया, जो नेपोटिज्म के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ जो और कहा जाए भ्रष्टाचार, काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ देखने को मिल गई। चीन से भी काफ़ी करीबी रिश्ते थे नेपाल के, तो इन तमाम बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी देश के अंदर अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो बहुत दुखद है, चाहे उसमें भारत में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो या और कहीं भी हो, बहुत दुखद है। और यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कह रहे हैं, विपक्षी आज के, कि ये माहौल भारत में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सोशल नेटवर्क बंद किया गया है, सोशल मीडिया को बंद किया गया है। और वो कह रहे हैं यहाँ पे भी ये हाल हो सकता है। मतलब वहाँ पे एक सोशल मीडिया के बंद होने में ये हाल हो गया। भारत के युवा इतने समझदार हैं, पहली बात तो वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, और आप युवाओं को भड़का रहे हो। बहुत सारे लोग खुश हो रहे, कह रहे हैं कि जैसे ओली को भागना पड़ गया नेपाल से, अमित शाह, मोदी, योगी को भी भागना पड़ जाएगा। मैंने एक फोटो देखी थी। खुश कौन हो रहा है? आज का विपक्षी। शायद आपको ये भी संज्ञान में होगी बात, आज के विपक्षी ही कह रहे हैं कि ये वाकया, ये हाल भारत में भी हो सकते हैं। मतलब युवाओं को भड़काने वाली बात। आप क्या कहना चाहेंगे जो नेपाल में हुआ उसको मद्देनजर देखते हुए? कई सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है जैसे नेपाल में हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? कई सारे लोग चाहते हैं कि वैसा ही हो जैसे वहाँ पे हुआ। वहाँ पे हुआ क्या है, पहले तो मेरे को इसका बताओ। नेपाल में देखिए, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया बैन हुआ था। सोशल मीडिया बैन हो गया क्योंकि जो युवा थे वो सोशल मीडिया के जरिए नेपोटिज्म, परिवारवाद की जो सरकार चल रही थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसके खिलाफ एक कैंपेन चला रहे थे, जिसमें कई सारे जो क्या कहते हैं वहाँ के जो नेता थे उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे, और यहाँ की जनता है वो क्या कहते हैं उसको रोजगार भी नहीं मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ों से ग्रस्त थी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, उसके खिलाफ कैंपेन सोशल मीडिया पर चल रहा था। वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद युवा हैं वो सड़कों पर उतर गए। जब सड़कों पे युवा उतरे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ गया, और अब कहा जा रहा है कि जैसे वहां पे करवा दिया गया युवाओं द्वारा, अब यहाँ पे भारत में भी ऐसी कंडीशन कर दी जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे, भारत में आसान है इस तरीके से सिचुएशन पैदा कर पाना? देखो, भारत में टिकटॉक जैसा भाईयात प्लेटफॉर्म तो बंद हो गया था, ठीक है। अब जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या ट्विटर है, जो भी है, अगर ये प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जरूरत, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ पता चलता है लोगों को, बट जो लोग इस पे अभद्र तरीके से इस पे जो छिछोरागर्दी आजकल की जेनजी जो कर रही है वो सब गलत है। और रही बात बैन होने की, तो वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार बैन करवा पाएगी नहीं। नेपाल की सरकार थी, उसको डर था कि मेरे परिवार और मेरे बच्चों के खिलाफ ये चलाया जा रहा है, उनकी फोटो तस्वीरें है वो अपलोड की जा रही है, क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और हम यहाँ भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों से परेशान है, क्योंकि नौकरियाँ नहीं मिली नेपाल में। तो इसीलिए युवा है वो रोडों पर आ गया था कि इसको लेकर सोशल मीडिया के जरिए तो हम क्या कहते हैं
लड़ाई लड़ी रहे थे, अब उसको बैन कर दिया गया, तो हम क्या करेंगे। तो वहाँ के प्रधानमंत्री, उनको ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। अब वो पता नहीं कहाँ है, कुछ पता नहीं है। अब नए प्रधानमंत्री की खोज की जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, कई सारे लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि ऐसा तो भारत में भी कर सकते हैं हम, तो क्या कहना चाहेंगे। भारत में भी कर सकते हैं, मतलब भारत में तो वो जब होगा ना, जब नेपाल जैसा कांड होगा, है ना, भारत में तो वो जब ही होगा। परिवारवाद की सरकार नहीं चल रही है, परिवारवाद की सरकार नहीं चल रही है, मतलब कहना क्या चाहते हो आप। वहाँ पे परिवारवाद की सरकार चल रही थी, इसलिए जनता ने प्रोटेस्ट किया था ना। हाँ हाँ, पर यहाँ पे नहीं चल रही है ऐसी, यहाँ पे नहीं चल रही है ऐसी। तो देखो जो भी हुआ, जैसा भी है वहाँ पे, वो तो उन्हीं की सरकार देखेगी। और घुसपैठ हो सकता है क्या आपको लगता है, क्योंकि उधर जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है, तो नेपाल से कई सारे लोग इधर आ सकते हैं, घुसपैठ हो सकती है। नहीं, नेपाल से यहाँ पे लोग आते क्यों नहीं आते। नेपाल में यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो मोदी जी ने ये जो वजीराबाद वाला है, वजीराबाद से आगे तिब्बत करके पड़ता है, तो कितने तिब्बतियों को जगह दी थी। ठीक है, सबको पता है, दिल्ली वासी को। नेपाली बंदे बुरे नहीं है, नेपाली बंदे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। कितने बंदों ने मोमोज वगैरह का काम कर रखा है, तो वो लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेपाल के लोग अगर यहाँ भी आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम क्या हुआ सर आपका। देखिए, नाम में कुछ नहीं रखा, सवाल पूछिए। नाम में रखा है सर, आम जनता है। मैं अपना नाम बताती हूँ इंट्रो से पहले। आप मेरी प्राइवेसी क्यों सार्वजनिक करना चाहती हैं। अगर आप सवाल पूछना है, बताने से प्राइवेसी कैसे वो। नाम बताइए। मेरा नाम अमनीशा पाल है। चैनल का नाम बताइए। चैनल का नाम पब्लिक डिजिटल मीडिया है। ठीक है, मेरा नाम संजय चौहान है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, भारत का नागरिक हूँ। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे संजय जी। देखिए, अभी जिस तरीके से घटना आपने देखा होगा कि नेपाल में जो घटी है, तो इस घटना को मद्देनजर रखते हुए कई सारे लोग कह रहे हैं भारत में इस तरीके की जो घटना है वो हो सकता है। भारत जो कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, इतना बड़ा देश है, यहाँ पे उस तरीके की कंडीशन पैदा करना सालों साल भी मुमकिन नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, पहले हम नेपाल की घटनाक्रम पे बात करते हैं। नेपाल देश की जो राजनीति है और जो नेपाल देश के नागरिक हैं, नेपाल देश के नागरिकों में अपने देश की राजनीति के प्रति एक राजनीतिक असंतोष था। बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, नौकरियों को लेके, महिला सुरक्षा को लेकर, इसी की वजह से वो बार बार प्रदर्शन कर रहे थे कि सरकार को देश के नागरिकों के बारे में, देश के बेरोजगार के बारे में, देश की महंगाई के बारे में सोचना चाहिए। सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। साथ के साथ ही नेपाल सरकार ने जो सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, तमाम सारे हैं, व्हाट्सएप वगैरह, तो उन पे एक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। तो देश की जनता को लगा कि ठीक है, सरकार तो हमारी बात सुन रही है, सरकार तो हमारी बात सुन ही नहीं रही है, तो हमारी डिजिटल आवाज़ को भी सरकार दमनकारी नीति के तहत उसको दमन करना चाहती है। इसलिए मैंने अब जैसे शुरू में कहा कि नेपाल की जनता का नेपाल की सरकार के प्रति एक राजनीतिक असंतोष था, और वो चिंगारी इस तरह से भड़की कि नेपाल की सरकार को उन्होंने नेस्ता नाबूद कर दिया, घर में घुस के भगाया उनको। उनका इरादा किसी को मारने का, पीटने का नहीं था, एक संदेश देने का था नेपाल की जनता को कि जब भी किसी देश के अंदर, विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, ये नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका एक उदाहरण बन चुका है कि जब भी देश के अंदर राजनीतिक असंतोष पैदा होगा, तब देश की जनता सड़कों पर। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। हम भी देख रहे थे कि जिस तरीके से जेन जनरेशन अपने हक के लिए लड़ रहा था, लेकिन सवाल एक ये खड़ा होता है कि इसी बीच में कुछ जो उपद्रवी होते हैं, जो अलग मानसिकता के लोग होते हैं, वो इस मौके का फायदा उठा के पशुपति मंदिर को भी क्षति पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इनके बीच में जो अच्छे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन्हीं के बीच में कुछ लोग आते हैं जो गाड़ियों को और सरकारी संपत्ति को खामखा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे। जो उपद्रव नेपाल के अंदर किया गया और नेपाल की जनता के द्वारा ही किया गया, कि सुप्रीम कोर्ट जला दिया, हाई कोर्ट भी जला दिया, आपने मीडिया चैनल्स के इंस्टीट्यूशंस भी जला दिए, पशुपति मंदिर पर हमला भी किया, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। यह हिंसा इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में नेपाल को गरीबी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल की जनता ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी भी मारी है साथ के साथ। आप नहीं, युवाओं ने। हाँ, देखिए, जनता का मतलब युवा कह लीजिए या जो भी है, सड़कों पर तो कोई भी आया, वहाँ 20 साल के लोग भी थे, 25 साल के भी थे, 50 साल के लोग भी थे। तो मैं तो नेपाल की जनता से ही ताल्लुक रखता हूँ। 15-20 साल पीछे चला जाएगा इस हिसाब से। नेपाल की जनता का जो एक राजनीतिक आक्रोश था, वो इस तरह से उपद्रव में नहीं बदलना चाहिए था, क्योंकि आपने अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये आपके ही टैक्स पेयर्स के पैसे से बनी हुई थी।
सरकार के किसी पार्टी फंड से पैसे से नहीं बनी थी। तो ये मुझे चिंता है कि नेपाल जिस तरह से ग्रोथ करने शुरू की थी और जिस तरह से वहाँ पर आगजनी हुई, सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसका असर नेपाल की जनता के ऊपर ही पड़ेगा। अभी नेपाल में हुआ उसका असर भारत में कुछ हो सकता है, इसका असर देखने को मिल सकता है भारत में, इसका क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, नेपाल हमारा एक पड़ोसी राज्य है और देश। हाँ, नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है, बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी राज्य है, श्रीलंका भी है ना। तो क्या होता है कि जब पड़ोसी राज्यों में कुछ घटनाक्रम घटित होते हैं, देश सॉरी, हाँ माफ़ कीजिएगा, जब पड़ोसी देशों में कुछ ऐसे राजनीतिक असंतोष के द्वारा ऐसे घटनाक्रम घटित होते हैं जहाँ पे सरकारों को इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री सब छोड़ के भाग जाते हैं और जनता उनको मार मार के भगाती है। तो जनता यही तो पूछती है कि जब पैसा हमारा टैक्स पेयर्स का है तो हमें मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? ये भ्रष्टाचार पनप क्यों रहा है? आखिर तुम हर बार हर महीने बड़े बड़े एसी कमरों में बैठ के भ्रष्टाचार हटाऊंगा इस तरह के वादे करते क्यों हो? तो यह राजनीतिक संतोष जो था नेपाल के अंदर वो सड़कों पे दिखाई दिया। और आज जो कुछ लोग वहाँ से एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक लड़के ने बोला था ना वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स पार्टी जाएगी कि आप बोलिए इस तरीके से, क्योंकि नेपाल की बात है। वहाँ के एक लड़के ने बोला, तमाम युवाओं से जब रिपोर्टर ने बात की, हमारे देश के रिपोर्टर्स, हमारे देश के मीडिया ने बात की, तो कई सारे लोगों ने कहा कि मुझे मोदी जैसा नेता चाहिए, मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अगर इस तरीके के नेता होंगे तो कहीं ना कहीं परिवारवाद है वो नहीं चलेगा और ख़त्म हो सकता है। तो क्या नहीं, ये मोदी जी की और योगी जी की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास है। जिस देश में आगजनी हो जाए, जिस देश की सरकार का तख्ता पलट हो जाए, उस देश में मोदी और योगी की सरकार चाहिए आपको? आप बताइए। अगर उस नेता का अगर डिमांड उस तरीके के नेता की हो रही है तो क्या डिमांड है? भारत में इस तरीके से अच्छा चल रहा है सारी चीजें, तो वैसे नेता है जो क्या कहते हैं विश्व स्तर पे हमारे देश को प्रेजेंट कर सके, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, भारत देश की परिस्थितियां अलग हैं। कुछ लोगों ने कहा, मैंने कुछ वीडियो देखे और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और नेत्रियां भी हैं। अच्छा। वो खुलेआम बोल रहे हैं कि जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। सर, ये वाली बांटने वाली बात मत करिए सर। नेपाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है, यहाँ के युवाओं को मत भड़काइए सर। यहाँ के युवाओं को मत। पत्रकार महोदय, मैं युवाओं को जागरूक करना चाहता हूँ कि नेपाल कैसे कर रहे हैं आप? हिंसा भड़काने वाली बात मत। अब सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा? आप तो हमारे सब आधी उम्र के हो, आपको सीखना चाहिए हम लोगों से। हम सीखने वाली बात नहीं, मैं आपको डिफेम कर रही हूँ। मैं रिपोर्टर हूँ, मैं अपना कर्तव्य, मैं अपना काम कर रही हूँ सर। और मैं आपका अगर बात कोई सही होगी या गलत होगी तो मैं डिफेम करूंगी। इससे एज और उम्र का कोई लेना देना नहीं सर, मैं अपना काम कर रही हूँ। अब आप एक बात मेरी पूरी नहीं सुन रहे हो। हिंदू रहते हैं नेपाल के अंदर, कोई मुसलमान नहीं रहता वहाँ पे। राजनीतिक संतोष क्यों भड़का? वहाँ पे कौन से मुसलमान ने दंगा करा? वहाँ पे तो सारे हिंदू रहते हैं, सारे हिंदू नेपाल में रहते हैं। नाथ का जो मंदिर है उसको तोड़ने के लिए कुछ उपद्रवी गए हैं जिनका। मैडम, वो हिंदू ही होंगे ना, हमला करने वाले भी। तो सीखने की आवश्यकता है। आप ये कैसे कह सकते कि वो हिंदू होंगे सिर्फ? आप ये भी तो नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदू होंगे, जब आपको नहीं पता तो किसी आप कैसे? आप जनसंख्या के आधार पे बात कीजिए ना उस तरह के। मैं तो सर मुस्लिम रहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पे ही बात कर रहा हूँ इस चीज को लेके कि जो लोग इस बात को गलत प्रसारित कर रहे हैं।